आज हम देखने वाले अनोखे राष्ट्रपति महादेवी वर्मा जी। अनोखे राष्ट्रपति महादेवी वर्मा, इनका जन्म 1907 फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। उनकी मृत्यु 1987 इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। महादेवी वर्मा प्रतिभावान साहित्यकार थी। आप छायावाद के प्रमुख 4 स्तंभों में से एक स्तंभ मानी जाती थी। आपकी रचनाएं समाज में प्रत्येक वर्ग को प्रभावित और प्रेरित करती है। आपको आधुनिक मीरा और हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती भी कहा जाता है। देखिए कितनी बड़ी अचीवमेंट है कि आधुनिक मीरा और हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती भी कहा जा सकता है। आपकी कृतियां निहार, रश्मि, संध्या गीत, ये आपका कविता संग्रह है। संकल्पिता, श्रृंखला की कड़िया या निबंध है। पथ के साथी, मेरा परिवार, अतीत के चलचित्रों, ये आपके रेखा चित्र है। यहाँ पर जो पाठ है उसमें महादेवी वर्मा जी, इनका ये संस्मरण है। संस्मरण यानी किसी की याद में लिखा गया, किसी के बारे में लिखा गया, है ना। इस पाठ में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनका स्वभाव कैसा था, प्रसाद जी की सादगी, सरलता और सहज स्वभाव के बारे में इस संस्मरण में प्रकाश डाला गया है। और यहाँ पर लेखिका ने यह भी स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि भारत की महामहिम पद पर पहुंचकर, सबसे उच्च पद, उस महामहिम पद पर पहुंचकर भी राजेंद्र प्रसाद में अहम लेश मात्र भी नहीं था। अहंकार, उनमें लेश मात्र, जरा सा भी अहंकार नहीं था। आज जो व्यक्ति भारत का सर्वश्रेष्ठ पद, ओहदा वो पाता है, और उसमें थोड़ा सा भी अहंकार, लेश मात्र भी अहंकार नहीं है। यह बात उन्होंने इस संस्मरण के द्वारा पाठकों तक पहुंचाई है। देखिए, राजेंद्र बाबू को मैंने पहल एक सर्वथा गद्यात्मक वातावरण में देखा। पहली बार पहल एक गद्यात्मक वातावरण में देखा, परंतु उस गद्य ने कितनी भावनात्मक क्षणों की अटूट माला गूंथी है, ये बताना कठिन है। पहली बार एक गद्यात्मक वातावरण में देखा, परंतु उस गद्य ने कितनी भावनात्मक क्षणों की अटूट माला उन्होंने गूंथी है। कितना भावनात्मक क्षण उसमें है, ये बताना कठिन है। महादेवी वर्मा कहती है कि मैं प्रयाग में बीए की विद्यार्थी थी। प्रयाग में बीए की विद्यार्थी थी, बैचलर ऑफ आर्ट, ग्रेजुएशन कर रही थी। और शीतावकाश में घर भागलपुर जा रही थी। शीतावकाश, लंबी छुट्टी, शीतावकाश, शीतावकाश, लंबी छुट्टी। उस लंबी छुट्टी में कहा जा रही थी? घर। कहा? भागलपुर जा रही थी। पटना में भाई की मिलने की बात थी। पटना रास्ते में पड़ता है, वहां पर मेरे भाई साहब मिलने को आने वाले थे। अतः इसलिए स्टेशन पर ही प्रतीक्षा में मुझे कुछ घंटे व्यतीत करने पड़े। प्रतीक्षा, इंतजार। इसलिए वहां पर भाई का इंतजार करने में मुझे कुछ घंटे वहां पर बिताने पड़े। व्यतीत करना, बिताना। मुझे कुछ घंटे वहां पर बिताने पड़े या व्यतीत करने पड़े। स्टेशन के एक और 3 पैरों वाली बेंच पर, जहां पर रेलवे स्टेशन था, रेलवे स्टेशन पर एक बेंच थी। बेंच कैसी थी? 3 पैरों वाली बेंच थी। और उस बेंच पर
देहातियों की वेशभूषा में, देहाती गांव के लोग होते हैं ना, उन्हें कहते हैं देहाती। देहातियों की वेशभूषा में, वेशभूषा रहन सहन, वेशभूषा में रहन सहन, गांव वालों की वेशभूषा में, उनके रहन सहन में कुछ नागरिकों से घिरे एक सज्जन विराजमान थे। विराजमान थे, वहां पर मौजूद थे। कुछ नागरिकों ने उन्हें घेर रखा था और वह सज्जन वहां पर विराजमान थे। उनकी ओर मेरी विहंगम दृष्टि जाकर लौट आई। उन्होंने मेरी तरफ देखा, मैंने उनकी तरफ देखा, लेकिन देखकर भी अनदेखा कर दिया। वास्तव में भाई से यह जानने के उपरांत कि उस सज्जन ही राजेंद्र बाबू है, मुझे अभिवादन का ध्यान आया। बाद में मेरे भाई मिले और भाई के मिलने के बाद भाई से मैंने जाना कि यह सज्जन कौन है, यह महाशय कौन है। तब भाई ने बताया कि अरे हे कौन है, राजेंद्र बाबू है। तब मुझे याद आया, अरे मुझे अभिवादन करना था, नमस्ते करना था, अभिवादन करना था। तब मुझे बाद में ध्यान आया। पहली दृष्टि में ही जो आकृति स्मृति में अंकित हो गई, दृष्टि नजर, दृष्टि नजर, दृष्टि नजर, पहली नजर में जो आकृति मेरे स्मृति में, मेरे याददाश्त में, जो पहली बार जो मैंने देखा वह मेरी याददाश्त में बैठ गया। उसमें इतने वर्षों ने न कोई रेखा जोड़ी है, न कोई रंग भरा है। पहली बार जैसे मैंने उन्हें देखा था, अब इतने साल हो गए, इतने सालों में वह जैसे है वैसे ही है, तनिक भी बदल उनमें नहीं आया। जैसे थे वैसे ही है, जरा सा भी बदल उनमें नहीं हुआ। सत्य में जैसे कुछ घटाना या जोड़ना असंभव होता है, वैसे ही सच्चे व्यक्तित्व में कुछ जोड़ना या घटाना संभव नहीं है। सत्य में जो सच होता है, सच में हम कुछ नहीं जोड़ सकते हैं, ना कुछ घटा सकते हैं। वैसे ही सच्चा व्यक्तित्व में हम ना कुछ जोड़ सकते हैं, ना कुछ घटा सकते हैं। काले घने पर छोटे छोटे हुए बाल, छोटे छोटे कटे हुए बाल, काले घने पर छोटे छोटे कटे हुए बाल। देखिए आ सकता है वेब के लिए, उनका व्यक्तित्व का वर्णन कीजिए या उनके चेहरे का वर्णन कीजिए। काले घने पर छोटे कटे हुए बाल, चौड़ा मुख, चौड़ा माथा, मस्तक, चौड़ा माथा, घनी भ्रुकुटियों के नीचे बड़ी आंखें, घनी भ्रुकुटिया एब्रोज, उन घनी भ्रुकुटियों की नीचे बड़ी आंखें जो मुख के अनुपात में कुछ भारी नाक, भ्रुकुटियों के एब्रोज के नीचे बड़ी बड़ी आंखें, और मुख के अनुपात में, मुख चेहरे से यदि कंपेयर की तो भारी सी नाक, कुछ गोलाई लिए हुए चौड़ी ठुड्डी चिन, चौड़ी ठुड्डी, कुछ मोटे पर सुडौल ओठ, मोटे पर सुडौल ओठ, श्यामल छाई देता हुआ गेहुआ वर्ण, ज्यादा काले भी नहीं, ज्यादा गोरे भी नहीं, इन मराठी गव्हाळ वर्ण म्हणतात, गेहुआ वर्ण, बड़ी बड़ी ग्रामीणों जैसी मूछे जो ऊपर के ओठ को ही नहीं ढक लेती थी। ग्रामीणों जैसी, जो गांव के लोगों की होती ना, बड़ी बड़ी मूछे जो ऊपर के ओठ को नहीं ढकती थी, बाकी सब ढक लेता था। नीचे के ओठ पर भी रोमिल आवरण डाले हुए थी, रोएदार,
नीचे जो ओठ थे उनमें भी पूरा आवरण उन बालों से, मूंछों के बालों से भर गया था। हाथ पैर शरीर में लंबाई की ऐसी विशेषता थी जो दृष्टि को अनायास ही आकर्षित कर देती थी। लंबे हाथ, लंबे पैर, ऐसी विशेषता थी कि दृष्टि को, नजर को अनायास अपने आप इंसान उनकी तरफ देखते ही रह जाता। उनकी वेशभूषा की ग्रामीणता तो और भी दृष्टि को उलझा देती थी। उनकी वेशभूषा, रहने का तौर तरीका, रहन सहन, ग्रामीणता, वह कितने गांव में जैसे लोगों की तरह रहते थे और भी दृष्टि को उलझा देती थी, उलझन में हम पड़ जाते थे। खादी की मोटी धोती आ सकता है वेब के लिए उनकी पोशाक, खादी की मोटी धोती, खादी पता है आपको, खद्दर, मोटी इन मराठी काय म्हणते तुम्ही, जाडं भरडं कापड, खद्दर का कपड़ा मोटा होता है। खादी की मोटी धोती ऐसा फेंटा देकर बांधी गई थी कि एक और दाहिने पैर पर घुटना छू देती थी। और वह खादी की मोटी धोती ऐसा फेंटा देकर बांधी गई थी कि एक और दाहिने पैर पर घुटना छू देती थी और दूसरी ओर बाएं की पिंडली। मोटे खुरदरे काले बंद गले का कोट, ऊपर का भाग वो धोती, और मोटे खुरदरे, मोटा खुरदरा रफ, काले बंद गले का कोट, बंद गले का जो जोधपुरी कोट होता है यहां तक बंद होता है, वह बंद गले का कोट, गले के ऊपर का भाग बटन टूट जाने के कारण खुला रहता था। यहां का बटन टूट जाने की वजह से खुला था। घुटनों के नीचे का बटन बंद था। सर्दी के दिनों के कारण पैरों में मोजे, जूते थे। सर्दी के दिन थे, पैरों में मोजे थे, जूते थे, परंतु कोट और धोती के समान उनमें भी विचित्र स्वच्छंदवाद था। जैसे कोट और धोती बहुत ही लंबी चौड़ी थी, उसी तरह उनमें भी स्वच्छंदतावाद, जहां फैलना चाहे फैलती थी। जैसे उन्होंने बताया, धोती का एक दाहिने घुटने तक जाती थी, दूसरे बाएं पैर की पिंडली छूती थी। इस तरह से मिट्टी की परत से न जूतों का रंग का पता चलता था। उनके जूतों पर इतनी मिट्टी होती थी कि वो कौन से रंग के यह भी न पता चलता था, न रूप का। गांधी टोपी की स्थिति तो और भी विचित्र थी। सर पर गांधी टोपी, उसकी स्थिति तो और भी विचित्र थी और विचित्र थी। उसके आगे की नोक बाई भौं पर खिसक आती है। आगे की नोक वो बाई भौं तक, एब्रोस तक वह नीचे आ जाती और टोपी की कोर माथे पर पट्टी की तरह लिपट जाती, और टोपी की कोर माथे पर पट्टी की तरह लिपट जाती थी। देखकर लगता कि मानो वह किसी हड़बड़ी में चलते चलते कपड़े पहन के आए हो। देखने वाले को ऐसे ही लगता कि वो बहुत जल्दी में, हड़बड़ी में है और जल्दी जल्दी हड़बड़ी में कपड़े पहनकर आए हैं। अतः इसलिए जो यहां जिस स्थिति में अटक गया वह उसी स्थिति में लटका रह गया। जो जिस स्थिति में अटक गया उसी स्थिति में लटका रह गया। जहां पर टोपी थी वहीं पर रह गई, कोट जहां पर है उसी स्थिति में रह गया, धोती उसी का भी वही हाल है। इसलिए उन्होंने कहा है जो जिस स्थिति में अटक गया था उसी स्थिति में लटक रहा। उसकी मुखाकृति देखकर अनुमान होता था, मुखाकृति, चेहरा, उनके चेहरे को देखकर ऐसा अनुभव होता था मानो इन्हें पहले कहीं देखा है। उनके चेहरे को देखकर ऐसा लगता था कि शायद मैंने इन्हें कहीं देखा है। अनेक व्यक्तियों ने भी उन्हें प्रथम बार देखकर ऐसा ही अनुभव किया था। बहुत से लोगों ने पहली बार देखने पर भी उन्हें यही महसूस हुआ था कि इन्हें कहीं देखा है मैंने, इन्हें कहीं मैंने देखा है, यही अनुभव किया।
बहुत सोचने के उपरांत, बहुत सोचने के बाद उस प्रकार की अनुभूति का कारण समझ में आ गया। बहुत बार सोचने के बाद ये ऐसा क्यों हो रहा, इसका कारण समझ में आता। राजेंद्र बाबू की मुखाकृति ही नहीं, उनके शरीर के संपूर्ण गठन में एक सामान्य भारतीय जन की आकृति और गठन की छाया थी। राजेंद्र बाबू का चेहरा मुखाकृति ही नहीं तो पूरे शरीर का गठन, शरीर की जो ये ढांचा है, स्केलेटन है कहेंगे हम, तो वह देखकर एक भारतीय इंसान कैसे हो सकता है, उसमें भारतीय इंसान की छाया नजर आती थी कि एक भारतीय इंसान ऐसा ही हो सकता है। अतः इसलिए उन्हें देखने वाले को कोई ना कोई आकृति या व्यक्ति स्मरण हुआ था। इसलिए जो भी पहले बार देखता तो उसे मैंने इन्हें कहीं देखा है, किसी न किसी की याद ताजा हो आती और वह अनुभव करने लगता कि इस प्रकार के व्यक्ति को पहले भी मैंने कभी देखा है, इस प्रकार के व्यक्ति को पहले भी कभी मैंने देखा है। आकृति तथा वेशभूषा के समान वैसे ही स्वभाव और रहन सहन में सामान्य भारतीय कृषक का ही प्रतिनिधित्व करते थे। रहन सहन तो था ही वैसा, गांव के लोगों जैसा। और दूसरी बात, रहन सहन और सामान्य भारतीय कृषक, भारत का किसान, कृषक किसान, भारतीय किसान का प्रतिनिधित्व करते, प्रतिनिधित्व, रिप्रेजेंटेटिव, यानी उनका रहन सहन, वेशभूषा, यह देखकर ऐसा लगता कि वह किसी भारतीय किसान का रिप्रेजेंटेटिव है या भारतीय किसान को वह सबके सामने ला रहे, पेश कर रहे। प्रतिभा और बुद्धि की विशिष्टता के साथ साथ, प्रतिभा, टैलेंट, बुद्धि इतनी विशिष्ट थी, उसके साथ साथ उन्हें जो गंभीर संवेदना प्राप्त हुई वही उनकी सामान्यता की गरिमा को प्रदान करती थी, वही उनकी सामान्यता को गरिमा प्रदान करती। चेहरे के हाव भाव, व्यापकता ही सामान्यता की शपथ है, परंतु व्यापकता संवेदना की गहराई की स्थिति बनाए रखती है। व्यापकता संवेदना की स्थिति बनाए रखती है। उनकी वेशभूषा की अस्त व्यस्तता के साथ उनके निजी सचिव, उन्होंने देखा कि उनकी वेशभूषा कैसी अस्ताव्यस्त थी, टोपी किधर है, वो कोट में बटन नहीं है, जो उनके शूज है बहुत सी मिट्टी जमी हुई है। तो इस अस्ताव्यस्तता के साथ उनके निजी सचिव, पर्सनल सेक्रेटरी और सहचर भाई चक्रधर जी का स्मरण अनायास ही हुआ था, अनायास, अपने आप। उनके सेक्रेटरी और कौन, उनके सहचर भाई चक्रधर जी की याद अपने आप हुआ थी। जब मौजों में से 5 उंगलियां बाहर निकलने लगती तब जूतों के तले पर के तलवों के गवाक्ष बनने लगते। कब? जब वो सॉक्स जो थे, मोजे, तब तक पहनते जब तक उनमें से 5 उंगलियां बाहर ना आए, और जूते के तले पैर के तलवे गवाक्ष बनने लगते जब तक वो शूज में से तलवे बाहर नहीं आते तब तक। जब धोती, कुर्ते, कोट आदि का खद्दर अपने मूल के ताने बाने बदलने लगता, और धोती, कुर्ता, कोट तब तक पहनते कि वह अपने मूल ताने बाने बदलने लगते। ताना और बाना जो हम कपड़े बुनते हैं तो वहां पर सीधा होता है, ऐसे आधे तिरछे धागे होते हैं ना हमारे कपड़ों के, इसे कहते हैं ताना और इसे कहते हैं बाना। जब वह अपने ताने बाने को बदलने लगते, जब उन कपड़ों से धागे नहीं निकलते, धोती के, कुर्ते के, कोट के, जब तक धागे नहीं निकलते तब तक वह पहनते थे, और तब चक्रधर इस पुरातन सज्जा को अपने लिए सहेज लेता। तब उनको जो चक्रधर था वह इस पुराने कपड़े, पुराने जूते वह लेता था। उन्होंने वर्षों तक इस प्रकार राजेंद्र बाबू के पुराने परिधान से अपने आप को प्रसादित कर कृतार्थता का अनुभव किया।
वर्षों तक उन्होंने, राजेंद्र बाबू ने परिधान किए हुए, राजेंद्र बाबू ने पहने हुए जो कपड़े हैं, शूज है, उन्हें परिधान कर धन्यता का अनुभव किया, कृतार्थता का, धन्यता का अनुभव किया। मैंने ऐसे गुरु शिष्य, स्वामी सेवक अब तक नहीं देखे। मैंने, ये कह रही है लेखिका कि महादेवी वर्मा, कि मैंने आज तक ऐसे गुरु शिष्य या ऐसे स्वामी सेवक आज तक नहीं देखे। राजेंद्र बाबू के निकट संपर्क में आने पर, जब राजेंद्र बाबू से निकट संपर्क आया, नजदीकी संपर्क में जाने का मुझे अवसर मिला, तो 1937 में वे कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में महिला विद्यापीठ महाविद्यालय के भवन में शिलान्यास करने प्रयाग आए थे। देखिए लंबा सेंटेंस है, कितना बड़ा सेंटेंस है। जब राजेंद्र बाबू के निकट संपर्क में आने का, उनके साथ संपर्क बनाए रखने का अवसर मुझे कब आया? 1937 में, जब वो कांग्रेस के अध्यक्ष थे और कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में महिला विद्यापीठ विद्यालय, कहा उसका शिलान्यास, क्या बोलते हैं आप उसे, शिलान्यास, जब शुरुआत करते ना, बेस डालते ना, पहली नींव, बेस में पहली नींव रखते हैं बिल्डिंग की, तो वहां पर शिलान्यास करने आए थे। उनसे ज्ञात होना, पता चलना, उनसे ज्ञात हुआ कि उनके संयुक्त परिवार में, संयुक्त परिवार, ज्वाइंट फैमिली, उनकी ज्वाइंट फैमिली थी और उनकी ज्वाइंट फैमिली में 15-16 पौत्रियां है, पौत्रियां, और उनकी पढ़ाई की व्यवस्था नहीं हो पाई है। उनकी ज्वाइंट फैमिली थी और उनकी पढ़ाई नहीं हो पाई। मैं यदि अपने छात्रावास में रखकर उन्हें विद्यापीठ की परीक्षाओं में बिठा सकूं तो उन्हें कुछ विद्या प्राप्त हो सकेगी। तब उन्होंने कहा कि यदि मैं छात्रावास में रखकर, उनका जो हॉस्टल था, उनमें उन लड़कियों को रखूं, उनकी पौत्रियों को रखूं और उन्हें विद्यापीठ की जो परीक्षा एग्जाम है उनमें उन्हें बिठा सकूं तो वह कुछ विद्या प्राप्त कर सकेगी, कुछ पढ़ेगी लिखेगी। पहली बड़ी, फिर छोटी, फिर उनसे छोटी के क्रम से बालिकाएं मेरे संरक्षण में आई। पहले बड़ी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, इस तरह से एक एक लड़कियां उस छात्रावास में आई। उन्हें देखने पर प्रायः उनकी दादी, कभी कभी दादा प्रयाग आते थे। उन्हें देखने के लिए उनकी दादी, दादा कभी कभी प्रयाग आते थे। प्रयाग में उन पौत्रियों को देखने के लिए वह आते थे। कभी उनकी पत्नी आती थी, कभी उनके दादाजी आते थे। तभी राजेंद्र बाबू की सहधर्मिणी के निकट संपर्क में आने का अवसर मिला। तब जाकर मुझे, उनको तो अवसर मिला राजेंद्र बाबू के सानिध्य पाने का, और तब यह जो हॉस्टल में, छात्रावास में लड़कियों को, पौत्रियों को मिलने के लिए आती थी, तब उनसे मिलने का मुझे अवसर मिला। किसे? राजेंद्र बाबू की सहधर्मिणी, उनकी पत्नी को मिलने का अवसर मुझे मिला। वे सच्चे अर्थ में धरती की पुत्री थी, सच्चे अर्थ में धरती की पुत्री थी। वे साध्वी, सरल, क्षमामयी, सबके प्रति ममतालु। देखिए उनकी पत्नी के गुण कौन सा है? सच्चे अर्थ में धरती की पुत्री थी। कौन से गुण है उनमें? साध्वी थी, सरल थी, क्षमामयी थी और सबके प्रति ममतालु थी और असंख्य संबंधों की सूत्रधारिणी थी, असंख्य संबोधनों की सूत्रधारिणी थी। ससुराल में उन्हें बालिका वधू के रूप में पदार्पण किया। यानी बालिका वधू, पहले के जमाने में बच्चे छोटे होते थे तभी उनकी शादी हो जाती थी। तब जब उनकी शादी हुई, कहने का तात्पर्य जब उनकी शादी हुई तब वो छोटी थी, बहुत बालिका वधू थी, छोटी थी, और उस बालिका वधू के रूप में ही उसने ससुराल में पदार्पण किया, ससुराल में वो आई। संभ्रमतः जमींदार परिवार की परंपरा के अनुसार
उन्हें घंटों सिर नीचा करके एकासन में बैठना पड़ता था। उस वक्त जमींदार घरानों की रिवाज परंपरा के अनुसार घंटों तक सिर नीचा करके एकासन में एक ही पोजीशन में बैठना पड़ता था। ऐसे परिणाम यह हुआ कि उनकी रीढ़ की हड्डी इस प्रकार झुक गई, ये जो बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन है, वो उन्हें आदत पड़ गई और इस प्रकार झुक गई कि युवा होकर भी वह कभी सीधी न खड़ी हो पाई। जब वो बड़ी हो गई, जवान हुई, बचपन में शादी हुई, इसलिए बचपन में उन्हें घंटों तक सिर नीचा करके बैठना पड़ता था, क्योंकि उनके घराने का नियम था। इसलिए उसका परिणाम यह हुआ कि उनकी रीढ़ की हड्डी जो है इस प्रकार झुक गई कि बड़े होने पर भी वह कभी सरल खड़ी नहीं हो पाती थी। बालिकाओं के संबंध में राजेंद्र बाबू के स्पष्ट निर्देश थे। सूचना। बालिकाओं के संबंध में राजेंद्र बाबू का स्पष्ट निर्देश था, सूचना थी कि वे सामान्य बालिकाओं के समान बहुत सादगी और संयम से रहे। नहीं तो इतने बड़े जो है कांग्रेस के नेता और उनकी वह पौत्रियां है, तो उनके लिए कोई अलग फैसिलिटी ऐसा नहीं है। तो उन्होंने सूचना दी थी कि वे सामान्य बालिकाओं की तरह, कॉमन जो लड़कियां हैं उनके समान बहुत सादगी से और संयम से रहे। वे खादी के कपड़े पहनती थी, वे भी खादी के कपड़े पहनती थी, जिन्हें वह स्वयं धोती थी। वह पौत्रियां जो है वो स्वयं धोती थी। उनके साबुन, तेल आदि का व्यय भी सीमित था। व्यय खर्चा। तो कपड़े धोने का, साबुन का खर्चा जो था वह भी सीमित था, लिमिटेड। उतने ही पैसे उन्हें मिलते थे, उसके ऊपर एक पैसा भी उन्हें नहीं मिलता था। कमरे की सफाई, झाड़ू पोछा, गुरुजनों की सेवा आदि भी उनके अध्ययन के विषय थे। देखिए, इतनी बड़े हस्ती की पौत्रियां तो भी स्वयं खुद के कमरे की झाड़ू पोछा, जो भी है, खुद का कमरा साफ करना, झाड़ू मारना, पोछा करना, यहां तक कि गुरुजनों की सेवा करना, यह भी उनके अध्ययन के आवश्यक अंग थे। ये काम भी उन्हें कंपलसरी करने पड़ते थे। उस समय स्वतंत्रता संघर्ष के सैनिकों का गंतव्य जेल में ही रहता था। उस समय जो स्वतंत्रता सेनानी है, उन स्वतंत्रता सेनानियों का गंतव्य, वो स्थान हमेशा जेल में ही रहता था, क्योंकि कोई ना कोई ये हो जाता था और अंग्रेज पुलिस पकड़कर उन्हें जेल में डालती थी। इसीलिए उनका गंतव्य, उनकी जगह जेल में ही थी। अतः इसलिए प्रायः हमेशा किसी की पत्नी, किसी की बहन, किसी की बेटी विद्यापीठ के छात्रावास में आ उपस्थित होती। इसलिए स्वतंत्रता सेनानियों को अंग्रेज पुलिस ने पकड़ के जेल में डाल दिया। इसलिए घर में देखभाल करने वाला कोई नहीं है, इसलिए वहां छात्रावास में पति को ले गए। अकेली पत्नी कहाँ रहेगी? आ गई छात्रावास में। किसी की बहन है, किसी की बेटी है, घर में संभालने वाला कोई नहीं है, सब चले गए जेल में, तो उन्हें वहां छात्रावास में लाकर दाखिल कर दिया जाता। देश स्वतंत्र होने के उपरांत, जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ और देश स्वतंत्र होने पर उनमें से कुछ दिल्ली चली गई और कुछ विशेष योग्यता प्राप्त करने के लिए अंग्रेजी विद्यालयों में भर्ती हो गई। जब हमारा देश 15 अगस्त 1947 को देश स्वतंत्र हुआ और देश के स्वतंत्र होने के उपरांत उसके बाद में कुछ लड़कियां दिल्ली चली गई, कुछ विशेष योग्यता प्राप्त करने, जो क्या कहते हैं आप, उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहा चली गई?
विद्यालयों में भर्ती हो गई, विशेष योग्यता प्राप्त करने के लिए अंग्रेजी विद्यालयों में भर्ती हो गई। केवल राजेंद्र बाबू अपवाद रहे, कि वही अपवाद रहे। उनके भारत के प्रथम राष्ट्रपति हो जाने के उपरांत, जब वो भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने, उसके बाद मुझे स्वयं उनकी पौत्रियों के संबंध में चिंता हुई। बाकी वो तो चली गई, लेकिन इनका क्या? जब वो भारत के स्वतंत्र राष्ट्रपति हुए तब इनकी लड़कियों के संबंध में मुझे चिंता हुई। उनका उत्तर स्पष्ट था। उन्होंने लिखा, क्या बताया? महादेवी बहन, दिल्ली मेरी नहीं है, राष्ट्रपति भवन मेरा नहीं है। अहंकार से मेरी पौत्रियों का दिमाग खराब न हो जाए, तुम केवल इसकी चिंता करो। दिल्ली मेरी नहीं है, राष्ट्रपति भवन मेरा नहीं है, तुम इस बात का ध्यान रखना है कि मेरी जो पौत्रियां है उनका दिमाग न खराब हो जाए, उन्हें अहंकार न हो जाए। हम इतने बड़े राष्ट्रपति की पौत्रियां है, उनका दिमाग न खराब हो जाए, इस बात की आप चिंता करो। वे जैसी ही रहती आई है उसी प्रकार रहेगी, उनमें कोई परिवर्तन नहीं आना चाहिए। जैसे वो कांग्रेस थे ना, कौन थे वो? कांग्रेस के सदस्य थे। कहां पर दिया था वो? कांग्रेस भवन में ना। कहां पर आए थे वो? हाँ, कांग्रेस के अध्यक्ष थे, और कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में वो आए थे। उसके बाद वो क्या हुए? राष्ट्रपति हुए। और उसके बाद भी उनके दिमाग में कोई खराबी ना आ जाए, उनको कोई घमंड न हो जाए, इस बात की आप चिंता करो। आज तक वह जैसे सामान्य युवतियों की तरह रहती आई है, सामान्य लड़कियों की तरह रहती आई है, उसी प्रकार वह रहेगी। इस बात का ध्यान हमें रखना है। कर्तव्य विलास नहीं, कर्मनिष्ठा। कर्तव्य विलास नहीं, विलास मौज मजा नहीं, बस कर्मनिष्ठा, कर्म के प्रति पूरी लगन, मेहनत उनकी होनी चाहिए। नेक्स्ट इसमें देखें। धन्यवाद।